Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are safe at your home and doing your studies regularly. So students, in today's class, we will continue the chapter climate. Okay. So in our last class, we read about the factor control the climate. कुछ factors के बारे में हमने पढ़ा था जो climate को control करते हैं and उसमें हम latitude, altitude and pressure and wind के बारे में पढ़ चुके थे and rest of the three we will discuss today. So distance from the sea, how it affect the climate of a particular place. किसी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल के पास में या दूर होने की जो जगह है वहां पर जो क्लाइमेट है या वेदर है वो डिफरेंट मिलेगा. सो वो कैसे है? सो हमने आपने अर्लियर क्लासेस में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा है. डे टाइम में सी ब्रीज एंड नाइट टाइम में लैंड ब्रीज. तो ये प्रोसेसिंग कैसे होती है? सपोज दिस इज सी एंड दिस इज लैंड. डे टाइम यानी कि डे के टाइम पर क्या क्या होता है. देखिए हमें ये पता है कि जो लैंड है वो इन कंपैरिजन टू वाटर जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, जबकि जो सी है यानी सी में जो वाटर है वो एब्जॉर्ब भी हीट को लेट करता है एंड रिलीज भी हीट को लेट करता है. देर लगती है उसको गर्म होने में, हीट को रिलीज होने में भी देर लगती है, तो वो ठंडा भी देरी से ही होता है सी वाटर. ओके. सो ड्यूरिंग द डे यहां पर टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि डे टाइम है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, इन्होंने हीट जल्दी एब्जॉर्ब करी है, जबकि वाटर बॉडीज पर टेम्परेचर है वो कम रहेगा. अगर वाटर बॉडीज पर टेम्परेचर कम है तो एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर एयर का प्रेशर कम होगा, तो हवाएं कहां से चलती है? ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर. सो अब हवाएं कहां से चलेंगी? सी टू लैंड. सो डे टाइम में क्या हो रहा है? जो विंड्स है वो कैसे चल रही है? सी टू लैंड. जबकि नाइट टाइम में इसका अपोजिट होगा, लाइक दैट. सपोज दिस इज नाइट टाइम, ओके, एंड दिस इज सी एंड लैंड. सो अब डे टाइम में इसमें टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन जब रात होगी तो उतनी जल्दी ये हीट को रिलीज कर देगी एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इन्होंने लेट से ही हीट को एब्जॉर्ब किया था, अब रिलीज करने में इसको टाइम लगेगा. मींस जो वाटर है नाइट में वो कैसा होता है? वो वार्म मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ पर टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एयर का प्रेशर कम होगा एंड यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो नाइट टाइम में जो हवाएं वो कहां से कहां तक चलेंगी? लैंड टू सी. सो इस तरह से जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वो इम्पैक्ट डालता है जो विंड के डायरेक्शन होते हैं उन पर. कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट. जो कोस्टल एरियाज है, सपोज इफ यू आर टेकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ इंडिया, ये जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर जो क्लाइमेट है आपको मॉडरेट मिलेगा, मतलब ना ही ज्यादा ठंड होगी ना ही ज्यादा गर्मी होगी, कंपेयर टू द इंटीरियर लैंड. जो इंटीरियर लैंड है, जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर जाते जाएंगे, इंटीरियर लैंड है, यहाँ पर गर्मियां भी ज्यादा होती है, ठंड भी ज्यादा होती है, लेकिन जो कोस्टल रीजन है उनपे टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं आता है. एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे डिस्टेंस है सी से वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. जैसे जैसे हम सी से दूर जाते जाएंगे वहां पर जो वेदर कंडीशन है, यानी गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी एंड सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है उस पर इम्पैक्ट डालता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. क्या इम्पैक्ट डाला? जो एरिया सी के पास में है वहां पर ना ही ज्यादा एक्सट्रीम समर सीजन है ना ही एक्सट्रीम विंटर सीजन है, जबकि जो प्लेसेस सी से दूर है वहां पर सर्दियों में भी ज्यादा सर्दी, गर्मियों में ज्यादा गर्मी. ओके. नेक्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट इज ओशन करंट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एंड करंट. मींस वेव्स में जो वाटर है वो अप एंड डाउन होता है, यानी कि वाटर की मूवमेंट होती है, बट विद इन द वाटर, मतलब जो उसका पर्टिकुलर एरिया उसी में वाटर है वो मूव कर रहा है, लाइक दैट. ओके. बट ओशनिक करंट मीन्स जो वाटर है वो मूवमेंट हो रही है उसकी, यानी कि जो वाटर है वो अपनी जो वाटर की क्वांटिटी है वो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर मूव हो रही है. ओके. ओशनिक वेव्स हैं उनमें वाटर अप एंड डाउन होता है अपनी जगह पर, जबकि जो वाटर करंट है
these are the, an oceanic current is the continuous movement of ocean water. ocean water की continuous movement एक पैटर्न में होती है, मीन्स लाइक दैट, अगर वाटर ओशन में इस तरह से मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट ऐसे ही होगी. ओके, सो पर्टिकुलर मूवमेंट होती है वाटर की एक पैटर्न में. द मूवमेंट ऑफ वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट, और ये जो मूवमेंट है वाटर की डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होती है. लाइक वेव्स, जो वेव्स है वो भी पुश करती है वाटर को, तो वाटर आगे जाता है. एंड विंड हो सकती है, जब ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं तो वाटर के साथ में फिक्शन करेंगे एंड वाटर को आगे वो मूव करेंगी. एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ भी रोटेट करता है जिसकी वजह से वाटर है, वो वाटर है उसका मूवमेंट होता है. सो ओशनिक करंट मेनली जिन कोस्टल एरियाज में, अब ये दो करंट एडेक होती है, कोल्ड वाटर करंट. तो जिन एरियाज में कोल्ड वाटर करंट है वहां का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा. ओके, एंड जिन एरियाज में फ्लो होती है वार्म वाटर करंट, तो वो जो कोस्टल एरियाज है वहां पर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओशनिक करंट है वो भी किसी पर्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर को ज्यादा या कम कर सकती है. ओके, सेकेंड वन एंड द लास्ट फैक्टर इज रिलीफ. रिलीफ फीचर मीन्स हमारी जो अर्थ है वहां पर एक जैसा फिजिकल फीचर नहीं है. कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर माउंटेन है. सो प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन है, ये भी इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट को, ये भी कंट्रोल करते हैं. कैसे? फिजिकल फीचर कंट्रोल द क्लाइमेट, क्योंकि रिलीफ का मतलब क्या है? फिजिकल फीचर. हाई माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड. अब हिमालयन माउंटेन को अगर हम देखें, सो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकता है हिमालय माउंटेन. सो यहीं पर हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होती है, यहाँ पर ठंडा, सो ये प्लेस है, ये काफी ठंडा है क्योंकि कोल्ड विंड आती है सेंट्रल एशिया से. लेकिन एक बैरियर की तरह है, मतलब अगर ये नहीं होता तो इंडिया के इंटीरियर में भी स्नोफॉल हो रही होती है अभी. ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, यानी कि बैरियर का काम, इन्होंने रुकावट का काम किया है. ना ही गर्म हवाएं ना ही ज्यादा ठंडी हवाएं हैं, वो आ सकती है इंडिया के इंटीरियर में. एशिया, सेंट्रल एशिया से इंडिया में वो एंट्री नहीं कर सकती क्योंकि हिमालयन माउंटेन वहां पर बैरियर की तरह एक एक्ट कर रहा है. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, इन्होंने क्या बताया, जो माउंटेन होते हैं वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ज्यादा हॉट एंड कोल्ड विंड को वो एंटर नहीं करने देते हैं. विंडवार्ड साइड कॉजेज प्रेसिपिटेशन. जो विंडवार्ड साइड होती है वो प्रेसिपिटेशन करती है. विंडवार्ड साइड, कहीं पर हवाएं थी उनमें मॉइस्चर था, अब हवाएं ऊपर उठ रही है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर है तो ज्यादा ऊंची नहीं उठ पाएंगे. अब यहाँ पर ये क्लाउड बनाएंगे, कंडेंसेशन करेंगी एंड उसके बाद में यहाँ पे बारिश होगी. जबकि ज्यादा ऊंची नहीं उठ पाई तो इसको हम कहेंगे लीवार्ड साइड, जहां पर बारिश नहीं हुई. ये विंडवार्ड साइड, ये विंड का साइड था, यहाँ पर रेनफॉल हो रही है एक साइड में. ओके, तो ये जो रेन शेडो जोन है दिस इज लीवार्ड साइड. तो लीवार्ड साइड है वहां पर वो ड्राई रहेगा, जबकि जो विंडवार्ड साइड है वहां पर रेनफॉल होगी. सो इस तरह से जो माउंटेन्स हैं वो भी इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट पे. ओके, आर द 6 फैक्टर दैट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. तो अभी हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था दैट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसे. हमने पढ़ा था मानसून टाइप है. सो मानसून जो वर्ड है वो क्यों यूज किया गया है, दैट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन. So here our topic is the onset of monsoon and withdrawal. किस तरह से मानसून है वो इंडिया में आता है और उसके बाद में उसका विड्रॉल होता है. So the monsoon winds are pulsating in nature. Pulsating in nature means ऐसा नहीं कि मानसून विंड है कि पर्टिकुलर टाइम है, डेट है, उसी टाइम पर आ रही है. पल्सेटिंग मतलब कभी जल्दी आ जाती है मानसून विंड, कभी लेट आती है, और कभी ज्यादा बारिश के साथ में, कभी लेस मॉइस्चर के साथ में. स्प्रेड ओवर 100 to 120 डेज. सो एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि जो पर्टिकुलर जो टाइम है मॉनसून का दैट इज 100 to 120 डेज है. दैट इज जून टू मिड सितंबर. जून से और मिड सितंबर तक रहता है मॉनसून सीजन. बर्स्ट ऑफ द मानसून, एक कैरेक्टरिस्टिक है मानसून का. बर्स्ट ऑफ द मानसून मीन्स नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजिंग सडनली कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंट फॉर सेवरल डेज. कि एकदम से अचानक तेज बारिश होने लगती है और ये जो बारिश है वो इकट्ठा 4-5 दिन या एक हफ्ता, मतलब कॉन्स्टेंटली वो कुछ टाइम तक रहती है, उसे हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून. ओके, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून द मानसून अराइव ऑन साउदर्न
टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुला। तो जून के फर्स्ट वीक तक जो मॉनसून विंड्स है वो कहां पर पहुंच जाती है, इंडिया के साउदर्न टिप पर, पेनिसुलर रीजन के साउदर्न टिप पर पहुंच जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द कन्याकुमारी रीजन। ओके, सो यहाँ पर मानसून विंड्स पहुंच जाती है और उसके बाद में वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टू ब्रांचेस। एक ब्रांच कौन सी है, अरेबियन सी ब्रांच, एंड सेकेंड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। साउदर्न टिप पर पहुंचने के बाद में मानसून विंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकेंड वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, सो जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पढ़ा था, मीन्स कैसे इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको भी लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड है वो इफेक्ट डालते हैं। सो इंडिया की जो क्लाइमेट है उसे हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर एंड 0 to 23 डिग्री हियर, व्हाट इट इज, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्थ and this is 66.5 degree. Okay, this is south. So अब जो रीजन्स है उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं कि जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है उन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ओके, सनलाइट सीधी पड़ रही है ना इस एरिया पे। सो ट्रॉपिकल रीजन्स है ये, दीज आर द सब ट्रॉपिकल। सो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आपको व्हेन यू लर्न याद हो, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। सो सपोज इंडिया यहां पर है, अगर इंडिया यहां पर है तो इंडिया में दोनों ही जोन, यहां पर ट्रॉपिकल जोन एंड यहां पर सब ट्रॉपिकल जोन, तो दो तरह के जोन है वो यहां पर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड है वो इंडिया के क्लाइमेट पर असर डाल रहा है, यानी कि जो हमारा जो सदर्न पार्ट है वो इक्वेटर के पास में है तो यहाँ पर विंटर ज्यादा नहीं होते। आपको भी पता होगा जो साउदर्न स्टेट्स हैं, जो केरला है या तमिलनाडु है, ओके, कर्नाटका है, यहाँ पर जो विंटर है वो ज्यादा नहीं होते। उसके पीछे रीजन यही है कि इक्वेटर के पास में है। सो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट मिलेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, जबकि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ओके, सो ये तो बात थी लैटिट्यूड की। अब एल्टीट्यूड कैसे इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करता है। एल्टीट्यूड मींस हाइट। तो एल्टीट्यूड यानी कि इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयन माउंटेन एक बैरियर की तरह खड़े हुए, मैंने बताया था। सो सेंट्रल एशिया से आने वाले वार्म विंड एंड कोल्ड विंड, स्पेशली कोल्ड विंड है उसके लिए एक एज अ बैरियर ये एक्ट करते हैं, यानी कि बैरियर बने हुए हैं तो वहां से कोल्ड विंड है वो नहीं आ सकती। इसलिए इंडिया के इंटीरियर में इतना ज्यादा हार्श विंटर नहीं है जितना कि हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। सो अगर हिमालयन माउंटेन नहीं होते तो मे भी इंडिया के सेंट्रल पार्ट में स्नोफॉल हो सकती थी या जो विंटर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते थे। ओके, क्लाइमेट को हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं एंड जो विंड्स हैं उनका रिवर्सल होता है, यानी कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो विंड है उनका सीजन के अकॉर्डिंग है, उनका रिवर्सल हो जाता है। सो कैसे, सबसे पहले जो सेलर्स थे उन्होंने ये बात नोटिस करी थी, जो ट्रेडर्स एंड सेलर्स थे जो दूसरी कंट्री से भी आते थे, तो वो कौन सा रूट फॉलो करते थे, वो सी रूट फॉलो करते थे। अब क्या होता था जब रेनफॉल, तो अभी जो मानसून सीजन होता है, रेनफॉल सीजन होता है, उसमें जो विंड्स हैं उनके डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अभी बताया था ना आपको, साउदर्न टिप पे पहुंच जाती है, फिर अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच में कन्वर्ट हो, बे ऑफ बंगाल में वो डिवाइड हो जाती है। सो साउदर्न वेस्ट विंड का डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, यानी कि साउथ वेस्ट से वो चल रही है, साउदर्न वेस्ट से। सो अब ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आ जाते थे सी रूट को फॉलो करते हुए, क्योंकि उनको जो विंड्स हैं वो भी वाटर को मूव करने में उनकी हेल्प कर रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड चलती है तो उनको आगे मूव करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, एंड यहाँ पर वो 3-4 महीने यहाँ पर ट्रेडिंग करके वो वापस लौटते थे विंटर सीजन में। अब विंटर सीजन में विंड का जो डायरेक्शन होता है, ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं। सो अब वो वापस आएंगे तो विंड्स ऐसे चल रही है, उनको हेल्प मिल रही है वाटर के मूवमेंट में, यानी कि उनके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है विंड्स। लेकिन जब इंडिया में जा रहे थे
तो वो कौन से सीजन में जा रहे थे? वो मॉनसून सीजन, रेनफॉल सीजन में तो हवाएं कहां से कहां चल रही थी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड चल रही थी, जिससे उनको हेल्प मिलती है। तो ये जो सीजनल रिवर्सल है मॉनसून का, ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था? ये सबसे पहले ट्रेडर्स ने नोटिस किया था, सेलर्स ने नोटिस किया था, जो अरब से आते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया मॉनसून विंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने टॉपिक डिस्कस करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। So read the chapter from your NCERT book. If you have any doubt, just call and do your revision work side by side. जितना भी सिलेबस, जितने भी चैप्टर आपको कराए गए हैं, आप उनका रिवीजन भी करते रहिए। ओके, आई विल टेक योर सरप्राइज टेस्ट। So thank you. Do your studies regularly. Have a nice day.